देखिए, जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम देखने वाले हैं हिट लिस्ट। तो मूवी की शुरुआत विजय नाम के आदमी से होती है। दोस्तों, विजय के बारे में बताऊं तो वो एक ऐसा इंसान है जिसे एक मच्छर तक मारना अच्छा नहीं लगता। उसे यार हर वह चीज़ जिसके अंदर जान होती है उससे बहुत ज़्यादा लगाव करता है। तो विजय एक फुल वेजिटेरियन बंदा है। ये मांस वगैरह को हाथ लगाना तो दूर, उसको देखना भी पसंद नहीं करते। चलिए उसके परिवार के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। उसके परिवार में उसकी माँ और एक छोटी बहन है। पिताजी बेचारे कोरोना का शिकार हो गए थे, इसलिए विजय ही घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल रहा होता है। तो विजय ऑफिस जाने के लिए जैसे ही घर से निकलता है तभी लिफ्ट के पास उसे उसका पड़ोसी दिखाई देता है, जो चूहे को पकड़कर मारने के लिए लेकर जा रहा होता है। लेकिन विजय को देखकर पड़ोसी तुरंत अपना पिंजरा छुपा लेता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि पिंजरा अगर विजय के हाथ में लग गया तो चूहे को कोई भी नहीं मार सकता। वो पक्का चूहे को बचा लेगा। एंड होता भी बिल्कुल वैसा ही है। दोस्तों, विजय को जैसे ही भनक लगती है कि उसके पड़ोसी पिंजरे में कैद चूहे को मारने वाला है, तो बस उससे पिंजरे से छीना चपटी करने लग जाता है और छीना चपटी में पिंजरा नीचे गिर जाता है और चूहा सीधा फरार हो जाता है और सीधा पड़ोसी के घर में वापस चला जाता है। अब ये देखकर बेचारा पड़ोसी एकदम परेशान था कि किस गधे से पंगा पड़ गया मेरा। अगर ये विजय ना होता तो कब का इस चूहे को मार चुका होता। लेकिन अब लगता है कि सारी जिंदगी इस चूहे को झेलना पड़ेगा। लेकिन इस विजय को देखिए दोस्तों, खुश होकर मस्त वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है कि चलो किसी को तो बचाया उसकी जान। आज दूसरी ओर हम देखते हैं एसपी रमाकांत को, जो काली नाम के बहुत ही खतरनाक गुंडे के घर जा रहा होता है। एंड ये देखकर पूरे इलाके के गुंडे जो काली के चेले होते हैं रमाकांत की गाड़ी के पीछे लग जाते हैं, ताकि अगर रमाकांत काली को अरेस्ट करने की कोशिश करे तो वे सभी मिलकर रमाकांत का वहीं पर घेल खत्म कर दे। रमाकांत के साथ मौजूद बाकी पुलिस वाले भी काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि ये गुंडे सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। रमाकांत को दोस्तों इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह तो काली के घर बिल्कुल बादशाह की तरह जाता है और अपने साथियों अफसरों को गन देकर कहता है, जो भी काली का चेला अंदर आने की कोशिश करे सीधा उनको ठोक देना, जब तक मैं काली से बात करके आता हूँ। अब रमाकांत काली के पास जाकर उसको काफ़ी सारी फाइल दिखाता है, जिसमें काली के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी। उसने कम से कम 36 हत्याएं करी थी। दोस्तों, रमाकांत कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर नया नया ज्वाइन हुआ हूँ, तो तुम भी नहीं चाहते होंगे कि मेरे पहले कैदी तुम बनो, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर लो। एंड तभी काली को होम मिनिस्टर का फ़ोन आता है, जो होम मिनिस्टर काली से कहता है कि जो रमाकांत कहता है वो कर दो, हमारी पार्टी को तुम्हारी ज़रूरत होती है और मैं तुम्हें अंदर देखना नहीं चाहता। रमाकांत काली से कहता है कि जो भी केस तुम्हारे ऊपर हैं उन पर नेताओं ने अच्छी सी धूल जमा दी है और तुम्हारा कुछ अभी बिगाड़ भी नहीं सकता। लेकिन तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आज के बाद मेरे इलाके में तुमसे लेकर कोई भी शिकायत आई कि तुमने वहाँ पर गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, तो पूरे शहर के सामने घसीट कर तुम्हें जेल में लेकर जाऊंगा। इतना कहने के बाद दोस्तों रमाकांत चला जाता है। अगले सीन की बात करते हैं, काली एक बड़े बिजनेसमैन के पास जाता है, जिसके कहने पर ही काली ने सबसे ज़्यादा हत्याएं की थी, ताकि बिजनेसमैन के कंप्यूटर्स को हार जाए। उसका बिजनेसमैन काफ़ी अलग तरीके से चल भी रहा था, लेकिन अब तो बिजनेसमैन काली से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि काली उससे बिजनेसमैन का 30% मांग रहा था। इसलिए उसने ही पुलिस को काली के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थी। एंड अब इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा काली गुस्सा हो जाता है कि मेरी वजह से इसका बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा है और आज ये मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है एंड इसे छोड़ूंगा नहीं। अब इसलिए दोस्तों पूरे गुस्से में काली भरे बाजार के अंदर उस बिजनेसमैन की हत्या कर देता है। वहाँ पर मौजूद सारे लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं और कुछ भी करते नहीं। अब रमाकांत को दिखाते हैं, जो अपनी पत्नी के ऐप के लॉन्चिंग सेरेमनी में आता है और इस ऐप को उस कंपनी ने बनाया था जिसमें विजय काम करता है, इसलिए वहाँ पर विजय की मुलाकात रमाकांत से भी हो जाती है। जैसे ही सेरेमनी खत्म होती है तो विजय घर जा रहा होता है, तभी उसको कोई अनजान इंसान उसे फ़ोन करके कहता है, तुम्हारी माँ और बहन मेरे कब्जे में है, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, वरना अगले दिन उनकी बॉडी तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। तो देखो ये बेकार हो जाएगा। दोस्तों, ये सुनकर विजय घबरा जाता है कि ये तो क्या हो गया। 2 मिनट में ही वो तुरंत रमाकांत को उसे फ़ोन कॉल के बारे में बताता है। रमाकांत कहते हैं कि जरूर कोई फ्रैंक कॉल कर रहा होगा, एक काम करो, वो नंबर में ट्रेसिंग पे लगा देता हूँ और एक ऑफिसर को तुम्हारे घर भेज देता हूँ, ताकि अगर वह कुछ हुआ तो तुम्हें नुकसान कोई नहीं पहुँचा पाएगा। इसलिए विजय उस ऑफिसर के साथ घर जाता है, जहाँ उसकी माँ और बहन मौजूद नहीं होते। विजय तो सारे रिश्तेदार उसके जानने पहचानने वालों को फ़ोन करके अपनी माँ और बहन के बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा होता। इसका मतलब साफ है कि वह फ़ोन कॉल कोई प्रैंक नहीं था, बल्कि सच में उनका अपहरण हो चुका था। दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस वालों को विजय की मां की गाड़ी मिल जाती है, लेकिन उसमें कोई मौजूद नहीं होता। पीसी में रहने वाला एक आदमी आकर पुलिस को वालों को बताता है कि कुछ टाइम पहले ना जब ये यहाँ पर आया था तो ये काली गाड़ी इस गाड़ी के पीछे थी एंड उसमें एक बंदा बाहर निकला जिसने मास्क लगाया हुआ था। उसने किसी तरह के से स्प्रे का इस्तेमाल करके
एक लड़की को और उसकी माँ को अपनी गाड़ी में बिठा दिया था, जिसके बाद वह चला गया। दोस्तों यहाँ तो क्लियर हो चुका था कि किसी मास्क मैन ने ही विजय की माँ को और उसकी बहन को अपहरण किया था। अब देखना यह है कि पुलिस उस मास्क मैन तक पहुँचती थी, तभी वहाँ पर पुलिस वाले उस गाड़ी का ट्रैक पर लगा देते हैं। रमाकांत मैप देखकर कहता है कि मेरे अनुमान के मुताबिक ये मास्क मैन 20 किलोमीटर के एरिया में ही अभी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जितनी देर पहले अपहरण हुआ था उतने टाइम के हिसाब से तो वो 20 किलोमीटर के ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा। इसलिए दोस्तों अभी सभी पुलिस वाले काम पर लगा जाते हैं। साथ ही रमाकांत को विजय पर भी शक हो रहा होता है, क्योंकि इसलिए वो उसके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाल देता है ताकि विजय मोबाइल में जो भी बातें हरकतें करे पुलिस वाले उसे देख पाएँ। और विजय को भी फिर से मास्क मैन का फ़ोन आता है, जिसने उस विजय को एक वीडियो भेजा होता है। उस वीडियो के हिसाब से वो काली जिस गाड़ी पे पुलिस ढूंढ रही थी उसे तो कब तक का एक बड़ी सी ट्रक के अंदर डालकर शहर से दूर भेज दिया गया था। एंड इस चीज़ को देखकर पुलिस वाले अपने सिस्टम में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये मास्क मैन तो बहुत ही ज़्यादा चालाक निकला। वह मास्क मैन को ट्रक को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसने VPN की मदद से लोकेशन बदल डाली थी। अब मास्क मैन विजय से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा और जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना ही होगा, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ और बहन का क्या करूँगा। पूरी पार्ट्स भेज दूंगा तुम्हारे पास। ये सुनकर विजय घबराते हुए कहता है, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करना। वो मास्क मैन मान जाता है। साथ ही विजय उसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताता। पुलिस वाले विजय से कहते हैं कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम तुम्हारी शर्ट पर बटन जैसा कैमरा लगा रहे हैं, ताकि मुसीबत में तुम्हारे टाइम को सबको बचा पाए। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को असल मकसद तो विजय के घर पर नज़र रखना था, और वो क्या करता है क्या नहीं। साथ ही रमाकांत को सिविल ड्रेसेस में पुलिस वालों को विजय के घर पर आसपास लगा देता है। मतलब उसके पीछे विजय इधर उधर। मास्क मैन फिर से फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारे बाजू में चिकन की दुकान है, वहाँ जाकर एक चिकन खरीद लो, और याद रखना जिंदा चिकन खरीदना है। और विजय जैसे ही चिकन की दुकान पर जाता है उसे वहाँ पर काटा जा रहा होता है। वह देखकर उसको अजीब लगता है और ज़्यादा उसको तो वहाँ पर देखती है, वहाँ पर चीज़ें वॉमिटिंग आ जाती है, और अपनी माँ और बहन को बचाना ही तो इसलिए वो जिंदा चिकन को पकड़कर घर ले आता है। अब वो मास्कमैन उससे कहता है कि तुम्हारे घर पे एक पार्सल आया होगा, उसको देखो। खोल कर देखता है तो उसमें चाकू होता है, और चाकू मास्कमैन कहता है कि अब इस चाकू से उसकी धड़ अलग कर दो। और ये अब सुनकर विजय के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं मार सकता, मेरे पास जितने पैसे वो तुम ले लो, और कम पड़ेंगे तो लोन भी लेकर ले लूँगा। नहीं, मुझे मेरी माँ और बहन को छोड़ दो। पर ये सुने ही कह सकता मास्कमैन कहता नहीं। दोस्तों ये मास्कमैन तो बहुत ही शातिर आदमी होता है। ये विजय को वही काम करने को कह रहा था जिसके करने के बारे में वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो विजय के मना करने पर भी मास्कमैन उससे कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम उस चिकन को मारते हो या नहीं, अगर ये नहीं मारा तो मैं तुम्हारी माँ बहन को मार दूंगा। ये सुनकर उसे काफ़ी बहन की वीडियो दिखाता है, जिसके ऊपर कई सारी जलती हुई मोमबत्तियाँ रखी होती हैं। मास्कमैन कहता है जल्दी से करो, चिकन को मारो, वरना मैं तुम्हारी मोमबत्ती गिराकर तुम्हारी बहन को खत्म कर दूंगा। ये देखकर विजय एकदम से घबरा जाता है। बेचारा करता भी क्या, तभी अपनी बहन को बचाने के लिए वो मजबूरन उस चिकन का सर धड़ से अलग कर देता है। और ये देखकर उस मास्कमैन को पता नहीं क्या खुशी होती है। तो विजय को कहता है, हाँ मुझे पता था कि तुम हत्या कर सकते हो, मैंने तुम्हें लगता है सही काम के लिए चुना है, कल तुम्हारा असली टेस्ट लिया जाएगा, उसके लिए तुम तैयार रहना। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। ये सारी चीज़ें देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे। दोस्तों बड़ा ही अजीब इस साइको किलर था। ये तो आखिरकार करना क्या चाहता था। पुलिस वाले भी अब बड़ी जल्दी से उसको पता लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगले दिन की बात है, मास्कमैन विजय को फिर से कहीं जाने के लिए कह देता है। तो पुलिस वाले भी विजय का पीछे कर रहे होते हैं, जिसकी भनक उस मास्कमैन को लग जाती है, और वो तुरंत विजय को बटन कैमरा निकाल कर फेंकने को कहता है कि साथ ही दूर उसकी गाड़ी खड़ी होगी, उसमें एक फ़ोन रखा होगा, वो फ़ोन लेना और अपना वाला फ़ोन वहीं पर छोड़ देना। मास्कमैन ने कहा होता है कि क्योंकि मास्कमैन को पता चल चुका था कि पुलिस वाले विजय पर नज़र रखे हुए हैं, इसलिए दोस्तों विजय वैसा ही करता है, पुलिस से पीछा छुड़ाकर वो भाग निकलता है। अब मास्कमैन के कहने पर विजय काली के घर आता है। उसे पता नहीं था कि ये घर काली का होता है। मास्कमैन हेयरबड्स के जरिए विजय को गाइड कर रहा होता है कि उसे काली से क्या कहना है। इसलिए दोस्तों विजय उससे कहता है कि मैं वहाँ पर एक बंदे की सुपारी लेकर आया हूँ और उसके बदले में तुम्हें काफ़ी सारे पैसे दूंगा। उस बंदे का नाम है काली। ये सुनकर तो काली भी हैरान हो जाता है कि बड़ा अजीब आदमी है, मेरे पास आया है और मुझे ही मारने की सुपारी दे रहा है। ये तो आपने चेलों से कह देता कि इसे तब तक तो मारो जब तक ये न मर ना जाए। बेचारा विजय बुरा फंस चुका था। मास्कमैन ने उसको कहा फंसा दिया। अब पर मास्कमैन तभी काले को वीडियो कॉल करके उसके भाई की वीडियो दिखाता है, जहां उसे काली के भाई ने को भी अपहरण किया हुआ था। उसने काली के भाई और विजय की मां को एक अलग अलग मैकेनिज्म में जोड़ा हुआ होता है, किसी भी टाइम उनकी जान ले सकता था। मास्कमैन विजय और काली दोनों से कहता है कि मैं यहाँ पर एक वर्सेस मैसेज की लड़ाई देखना चाहता हूँ। काली जीता तो उसका भाई मैकेनिक से आज़ाद हो जाएगा, और अगर विजय जीता तो उसकी माँ आज़ाद हो जाएगी। ये सुनकर काली और विजय दोनों घबरा जाते हैं। मास्कमैन काली से कहकर उसके सारे चेलों को कमरे से बाहर कर देता है और दरवाजा भी बंद कर देता है, जिसके बाद घर में सिर्फ काली
और विजय ही दोनों बचते हैं और दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है। विजय कमज़ोर दिखाई दे रहा होता है, पर काली काफ़ी हट्टा कट्टा मजबूत आदमी था, इसलिए वो उठकर विजय को पटक देता है। लेकिन तब भी विजय अपनी माँ को बचाने के लिए एक खंजर काली के गले में घुसा देता है, जिससे काली की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके मरते ही उसका भाई भी मारा जा चुका था और विजय के जीतने पर मास्क मैन उसकी माँ को मैकेनिज्म में आज़ाद कर देता है। बेचारा विजय, जिसने आज तक एक मच्छर को नहीं मारा, वो आज एक इंसान का हत्यारा बन चुका था। अब अपने बॉस के मरने के बाद सारे चेले भड़क जाते हैं और विजय को मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सही टाइम पर रमाकांत आकर विजय को बचा लेता है और गुंडों की खूब धुलाई करता है। अगले दिन की बात है कि मास्कमैन पूरे मीडिया को हैक कर लेता है और उस पर काली के मरने का वीडियो चलाता है। आखिर विजय ने काली को क्यों मारा, यह देखकर तो सारे लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि यह एक ऐसा सीरियल किलर है जो लोगों को ऐसा टॉर्चर करता है। बताओ, उन्हें मजबूरन करके दूसरों की हत्या करवाता है। कैसा है ये? सभी नारे लगाते हैं कि जल्दी से इसे पकड़ना होगा, पता नहीं कौन इसका अगला शिकार बनेगा। काली को मारने के आरोप में विजय जेल के अंदर होता है। तभी मास्कमैन रमाकांत को कॉल करके कहता है, तुम लोग पूरी तरह जो भी लगाना चाहते हो लगा लो, मुझे पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए चुपचाप मेरी बात विजय से करवा दो। मुझे उसके हाथों एक और इंसान की हत्या करवानी। ये सुनकर तो रमाकांत एकदम से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में फ़ोन कट ही कर देता है। इसलिए अब मास्कमैन पूरे मीडिया के सामने आकर सभी से कहता है कि आज रात 11 बजे मैं आप सभी को लाइव हत्या दिखाऊंगा, जिसको देखकर आप सभी को बहुत मजा आएगा। मेरा आपसे वादा है कि इसलिए रात के ठीक 11 बजे तैयार रह जाइए। और ये सुनकर रमाकांत भी काफ़ी हैरान हो जाता है। विजय के पास आकर कहता है कि वो मास्कमैन तुमसे ही बार बार बात करना चाहता है, तुम दोनों का क्या कोई कनेक्शन है क्या? लेकिन विजय कहता है कि मैं किसी से बात करे और सर मैं तो इस इंसान हूँ जो चींटी तक नहीं मार सकता। अगर आपको यह लग रहा है कि मैंने अपनी माँ बहन का अपहरण किया तो बताओ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? लोगों की हत्या क्यों करूँगा मैं? क्यों, क्या मिलेगा मुझे ऐसा करके? एंड इस रमाकांत को लगता है कि शायद विजय सही कह रहा है, इसमें विजय का कोई हाथ नहीं है। अगले सीन में मास्कमैन विजय से बात करने का एक नया तरीका ढूंढ निकालता है। पुलिस स्टेशन में जब विजय के पास खाना आता है तो उसमें उसके मास्कमैन ने अपनी उसकी माँ की एक उंगली भेजी थी और मोबाइल भेजा होता है ताकि उसके जरिए वो विजय से बात कर पाए। बेचारा विजय को अपनी माँ और बहन की बचाने के लिए हत्यारा बन गया था। अपनी माँ की उंगली देखकर एकदम से इमोशनल हो जाता है, इसलिए तुरंत उसका कॉल उठाता है, जहाँ मास्कमैन विजय से कहता है कि देखो, तुमने अभी तक सिर्फ एक इंसान को मारा है, तुम्हें एक और को मारना होगा। उसके बदले मैं तुम्हारी माँ और बहन दोनों को छोड़ दूंगा। 2 जान के बदले तुम्हारी माँ और बहन की जान बचेगी, एक से काम नहीं चलेगा। तो वो कह देता है कि देखो, अभी मैं जेल में हूँ तो मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ। इसमें मास्कमैन कहता है कि उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है, जो खाना भेजा है उसको तुरंत खा लो। एंड विजय जैसे उसे खाता है उसके अंदर पॉइजन मिला होता है, जिसको खाते ही जहर विजय की बॉडी में चला जाता है। इसलिए सारे पुलिस वाले उसे तुरंत विजय को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। कुछ देर के बाद की बात है, जब रमाकांत बाकी विजय को हॉस्पिटल में देखने जाते हैं कि वो सब ठीक है क्या नहीं, तो उनको पता चलता है कि डॉक्टर विजय का इलाज कर रहा होता है। उसने बाकी डॉक्टर को बेहोश की और विजय को हॉस्पिटल से लेकर फरार हो गया। अब इस चीज़ से पुलिस भी काफ़ी परेशान हो जाती है कि उस मास्क ने हमारी नाक के नीचे से विजय को उठा लिया, उसे जल्द ही पकड़ना होगा, वरना पता नहीं किस किस की हत्या करेगा। तो रमाकांत मास्कमैन की सारी कॉल्स और वीडियो को बारीकी से देखना शुरू करता है। उस उम्मीद से कि अगर कोई सुराग मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन एक वीडियो के अंदर उसको एक पेंटिंग पर फ्रोजन फैक्ट्री लिखा हुआ मिलता है, जहाँ पर बर्फ़ वगैरह बनाई जाती है। वहीं पर रमाकांत कहता है कि जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये हत्यारा अभी भी 20 किलोमीटर के अंदर मौजूद है। बाकी पुलिस वालों से कहता है कि इस 20 किलोमीटर के अंदर बर्फ़ बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रीज में जाके तुरंत जानकारी निकालो, फिर पता चलेगा कि कौन है ये। दूसरी ओर जिस डॉक्टर ने विजय को उठाया था उसका नाम होता है राहुल। असल में दोस्तों, राहुल के बेटे को भी मास्कमैन ने ही अपने कब्जे में लिया होता है और उसने ही राहुल से कहा था कि विजय को उठाकर उसके पास लाना। इसलिए राहुल विजय को मास्कमैन के बताई हुई जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर आने के बाद टीवी के अंदर से मास्कमैन उन दोनों से कहता है कि स्वागत है तुम्हारा मेरे शो के अंदर। मास्कमैन अभी पूरी तरह मीडिया पर लाइव था और वो राहुल और विजय की हत्या सभी को लाइव दिखाना चाहता था। विजय मास्कमैन से कहता है कि माना कि तुम हमें मारना चाहते हो, लेकिन इससे पहले कम से कम इतना तो बता दो कि हमारी गलती क्या है। तब मास्कमैन कहता है कि ठीक है, मरने से पहले मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो सुनो, कोरोना के टाइम पर जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी तो उससे काफ़ी सारे पेशेंट मारे जा चुके थे। उस टाइम अनीता नाम की डॉक्टर ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था कि सारे ऑक्सीजन सिलेंडर की स्मगलिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कीमत पर अमीरों को ये सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। इस वजह से ना लोग तो मर रहे थे। एंड वो वीडियो देखते देखते वायरल हो गया। इसलिए जिस हॉस्पिटल में अनीता काम कर रही थी, सरकार ने तुरंत 200 सिलेंडर
कहाँ पर भेजे, लेकिन सिलेंडर मैन कभी गरीब लोगों तक जाने ही नहीं दिया जाता था और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया ताकि उसके बदले लाखों कमा पाए। इस वजह से बेचारे कई गरीब पेशेंट की जान चली गई थी। अनीता को जब इसकी भनक लगी तो वो राहुल से जवाब मांगने गई तो पता चलता कि राहुल ने उसका क्या किया। उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करती हो तो उसके बदले थोड़ा बहुत ऑक्सीजन तो तुम्हें दे ही देगा। यह कहा उसने तो उस समय फिर राहुल की ऐसी हरकत जानकर अनीता ने उसको धमकी दी थी कि ये सारी बातें मीडिया में बताकर रहूंगी, राहुल पर केस करेगी। इस चीज़ से राहुल डर गया था और तब उसने अनीता को रास्ते से हटाने के लिए उसे मारने की भी सुपारी दी थी। और पता है वो सुपारी उसने किसे दी? काली और उसके भाई को। उन लोगों ने मिलकर उसी बिल्डिंग के नीचे अनीता की हत्या कर दी। पूरी बिल्डिंग वाले सारी चीज़ देखते रहे, लेकिन किसी ने काली को रोकने की कोशिश तक नहीं की और ना ही वह अनीता को बचाने के लिए आए थे। इसलिए मैंने उन सारे लोगों के नाम की चिट्ठी बनाकर हवा में उड़ा दी थी। वो जो अनीता को मरते हुए देख रहे थे उनकी ताकीब जिसका नाम आएगा मैं उसी से वही चीज़ महसूस करवाऊंगा जो अनीता ने महसूस की थी उस समय जब उस बदकिस्मती से उस विजय का नाम निकला। इसलिए मैंने उसकी माँ और बहन का अपहरण कर लिया था ताकि उसे भी एहसास करवा पाऊँ कि किसी को मरते हुए देखना कैसा महसूस होता है। ये चीज़ जानकर वो सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही विजय और राहुल भी हैरान होते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो क्या यहाँ पर मौजूद है। मास्क मैन कहता है कि इस बार के खेल का बहुत सिंपल रोल है। राहुल ने विजय को मार दिया तो उसका बेटा मैकेनिज्म आज़ाद हो जाएगा, लेकिन वह अगर आज़ाद हो जाता है तो मैकेनिज्म निकल रहे ब्लड राहुल के बेटे को 2 हिस्सों में चीर देगी। उसी के साथ साथ मैंने विजय की माँ और उसकी बहन को भी एक कांच के बॉक्स में बंद करके रखा है। हुआ तब जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन है तब तक वो जीवित रहेंगे। ऑक्सीजन खत्म हो गया तो बस खेल खत्म। तो इस खेल के लिए तुम दोनों के पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम होगा। इसके बीच दोनों फटाफट लड़ने लग जाते हैं। पूरी कोशिश सुनते ही दोनों फटाफट एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। विजय नहीं रहा तो दोस्तों उसके सर पर खून सवार हो चुका था अपनी माँ और बहन को बचाने के लिए, इसलिए वो राहुल को इतना मारता है कि उसकी जान चली जाती है। तब वहाँ पर रमाकांत पहुँचता है क्योंकि उसको शक था सही निकला था। 20 किलोमीटर के अंदर एक बंद पड़ी बर्फ जमाने की फैक्ट्री थी। उसी के अंदर मास्क मैन ने सभी को बंदी बनाया हुआ था, लेकिन रमाकांत के आते ही मास्क मैन वहां से भाग निकलता है, जिसके बाद रमाकांत विजय की मां और बहन के साथ राहुल के बेटे को भी बचा लेते हैं। और तब न्यूज़ में बताया जाता है कि विजय ने जो भी हत्या की वह सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए की थी। इसलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उस पर से सारे आरोप खारिज करके उसे जल्द ही बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तब जेल से विजय मिलने के लिए रमाकांत आता है तो उससे कहता है कि तुम्हें पता है मुझे एक ट्विस्ट के बारे में पता चला है कि मास्क मैन जितने भी वीडियो कॉल करता था या मीडिया पर लाइव आता था वो सिर्फ अपने बनाए हुए रिकॉर्डेड वीडियो से उस टाइम को लाइव नहीं होता था, क्योंकि जब मैं फैक्ट्री में आया तब भी उसकी लाइव वीडियो चल रही थी, जबकि उस टाइम वो भाग चुका था। जिसके बाद मैंने देखा कि मास्क मैन में तुम्हारी माँ और बहन का ऑक्सीजन लेवल इतने पर सेट किया था कि उसका दम तो घटेगा लेकिन जान नहीं जा पाएगी। इसके बाद राहुल के बेटे के लिए भी उसने नीचे एक रेड रखी हुई थी, कोई भी क्यों ना जीते वो ब्लड राहुल के बेटे को नहीं काटती। उसके साथ साथ तुम्हारी माँ की उंगली की रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से उंगली काटने से पहले उंगली को इंजेक्शन देकर सुन्न किया गया था। इसके बाद बड़े आराम से और सावधानी के साथ उंगली काटी गई थी। ऐसा तो सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो नहीं चाहता कि उंगली कटने पर उन्हें तकलीफ हो, और वो इंसान तुमसे बढ़कर कौन हो सकता है। साथ ही वह मास्क मैन हमेशा कहता था कि कर्मा इज बाकी, यानी कि कर्मा तुम्हारे पास घूमकर जरूर आएगा। और यही डायलॉग मैंने तुम्हारे मुंह से भी सुना है। मेरे दोस्त बड़े अच्छे एक्टर हो तुम, क्योंकि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि तुम हो। बहुत बढ़िया प्लान बनाया तुमने, अपने दोस्तों को दुनिया से के सामने मारने का, दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया। वाह, और साथ ही साथ दुनिया के सामने हीरो भी बन गए। ये सुनकर विजय भी हैरान रह जाता है कि मेरी पोल तो रमाकांत सर ने खोल दी है। और अब पोल खुल जाने पर विजय बता ही देता है कि सर जी मैं ही वो मास्क मैन हूँ, और ये प्लान मेरी माँ और बहन के साथ मिलकर बनाया था। पूरे 2 साल लगे मुझे इस प्लान को बनाने में। जिस अनीता को राहुल ने मरवाया वो मेरे पड़ोस में रहती थी, वो बेचारी अनाथ थी, इसलिए मेरे माता पिता ने बचपन से उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। साथ ही ऐसा कोई करेगा तो मैं उसे कैसे चुप रह सकता हूँ। मैं एक ऐसे पिता का बेटा हूँ जिसने कोरोना के टाइम खुद का ऑक्सीजन मास्क निकाल कर एक प्रेग्नेंट महिला को दिया था ताकि वो बच जाए। महिला तो बच गई, लेकिन मेरे पिता की जान चली गई। जब मेरे पिताजी किसी अनजान के लिए इतना कर सकते थे तो मैं अनीता के लिए इतना क्यों नहीं कर सकता था। जिस टाइम अनीता को काली और उसके भाई ने मार रहा था तो उस टाइम में मैं और मेरा परिवार हॉस्पिटल में था, इसलिए मैं अनीता को बचा नहीं पाया। लेकिन आज मुझे खुद पर गर्व हो रहा है कि मैंने अपना प्लान पूरा कर लिया और अनीता को इंसाफ दिलाया। ये जानकर रमाकांत विजय से कहता है, देखो ये फाइल है, इसमें तुम्हारे खिलाफ सबूत है कि तुम ही मास्क मैन हो। चलो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, चाहे इस फाइल को जलाकर हमारे साथ सीक्रेट एजेंट बनकर काम करो या फिर यह फाइल कोर्ट में पेश कर देता हूँ।